May I come in, sir? बैठिए शुभम। थैंक यू सर। सौरभ जी सौरभ आप जौनपुर से है ना? जी सर, जौनपुर से। जरा जौनपुर से हमारा परिचय कराइए। जौनपुर सर वाराणसी मंडल में आने वाला एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और मोस्टली एग्रीकल्चर बेस है यहाँ के इकोनॉमी का। यहाँ से गंगा के ट्रिब्यूटरी गोमती होकर गुजरती है, और यहाँ पे 21 ब्लॉक्स और 6 तहसील हैं। अच्छा, और कुछ? और सर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, अपने कजिन ब्रदर जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, उसके नाम पर। फिर सर की शासकों ने यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट काफ़ी किया था। बाद में सर बहलोल लोधी ने उन लोगों को हटा के अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया। और अगर हम लोगों को जाना हो जौनपुर, जी सर, तो हम लोगों को कहाँ कहाँ घूमने की सलाह दीजिएगा? जी, अगर जौनपुर आप जा रहे हैं तो मैं अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा। भाई मैं हिंदू हूँ। जी, हिंदू हैं तो शीतला मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है जौनपुर का, वहाँ मैं कहूँगा विज़िट करने के लिए। और सर मतलब मेन तीर्थ में शीतला मंदिर ही आता है सर। जी सर। या पूर्व का सिराज किसको कहा गया है? जौनपुर को ही सर पूर्व का सिराज कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं सर? पर्शी फारस में जो शासक थे, वहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था। तो फिर जब उन्होंने जौनपुर का विजिट किया तो यहाँ पर भी देखा कि शिक्षा और कल्चर काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, मस्जिद और इस तरह का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो उसकी सिमिलैरिटी उन्होंने की और बोला कि ये भारत का सिराज है। जी सर। सौरभ आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ना? जी सर। हिस्ट्री में कहाँ कंफर्टेबल हैं आप? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड? हिस्ट्री में लगभग मैं सर समान इंटरेस्ट है मेरा। मुझे मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब लगभग सारे ही अच्छे लगते हैं सर। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। सौरभ बता सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय को आप कब से चिन्हित कीजिएगा? राष्ट्रवाद के उदय को सर मैं एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से सर, जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम अवेकनिंग ला सके, एक राष्ट्रवाद की भावना डेवलप कर सके। क्योंकि ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे जहाँ पे लोगों में एक राष्ट्र की भावना की कमी थी। तो राष्ट्रवाद को जगाने के लिए जो लोग शिक्षित वर्ग थे, मिडिल क्लास के लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से वो अपनी बातें रख सके अंग्रेजों तक भी, और जनता तक भी अपनी बात पुख्ता तरीके से पहुँचा सके। जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानते थे क्या उस समय, जिस समय गठन हुआ? नहीं सर, जब वो गठन हुआ तो वो तो सिर्फ समाज के एलीट लोगों का। जी बिल्कुल। ये जबकि राष्ट्रवाद एक व्यापक अवधारणा है, उसमें राष्ट्र के अधिकांश, समाज के अधिकांश लोग उससे प्रेरित थे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो उस समय से कैसे चिन्हित कर रहे हैं सर? ऐसे चिन्हित कर रहा हूँ कि उस समय रीजनल लेवल पे पॉलिटी चल रही थी। जैसे कि महाराष्ट्र में के लोग महाराष्ट्र में अवेयरनेस फैला पा रहे थे, वहाँ के जो लीडरशिप थी, जैसे कि तिलक जी, और बंगाल के जो लीडरशिप थी वो लोग बंगाल में काम कर रहे थे, और मद्रास की जो लीडरशिप थी वो मद्रास में काम कर रहे थे। तो ऐसे रीजनल उन लोग जिस भी मुद्दे को उठाते तो अंग्रेज उनका दमन कर देते थे, और पूरे मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं बन पाता था। फिर ये पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से पॉलिटिशियंस अपना कम्युनिकेशन किए और अपनी बात रख पाए, और वो पहला था। इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संप्रदायवाद का उदय कब मानते हैं, उसको कब से चिन्हित करते हैं? संप्रदायवाद का जी संप्रदायवाद को मैं मानता हूँ सर कि जब बंगाल विभाजन की नीति आई, मतलब पॉलिसी लाने के लिए 19 जुलाई 1905 में डिक्लेयर किया गर्जन ने, तब से एक भावना जागृत करने की कोशिश की गई कि संप्रदायवाद लाया जाए। क्योंकि बहुत ही विभाजन 1905 में हुआ था जी, 1905 में डेट 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्ट आया। 16 अक्टूबर को तो इम्प्लीमेंट हुआ था जी सर, इम्प्लीमेंट हुआ था, और 19 जुलाई को इसका डिक्लेरेशन किया। हाँ ठीक। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो कांग्रेस में पार्टीशन हुआ बाद में चलकर, जिसे स्प्लिट कर दिया पार्टीशन, तो कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ उसका मेन काउज क्या था?
जो मैंने कह लीजिएगा इंस्टेंट काउ जिसको आप कह सकते हैं। जी सर, इंस्टेंट कॉज था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे, इनके व्यूज अलग थे अपने प्रोग्राम्स और प्रोपेगेंडास को लेकर। वो तो 1885 के कुछ साल के बाद ही डिफरेंसेस आ गए थे। जी सर, मेनली जो बायकॉट था, जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, बायकॉट और स्वराज और इन सब मुद्दों को एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम ऑल इंडिया लेवल पर इसको ले जाएं, और मॉडरेट्स चाहते थे कि हम इसको बंगाल लेवल पे ही लिमिटेड रखें और हम लोग अंग्रेजों से कोऑपरेशन ले। कुछ एक्सट्रीमिस्ट का नाम बता सकते हैं? जी, एक्सट्रीमिस्ट में मैं लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जी, इनका नाम लेना चाहूँगा। और आगे जाके भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो जी, रिवोल्यूशनरीज जो है, इन्होंने पहले जिम खाने और इससे स्टार्ट किया था 1899 में, और उसको वो बाद में जाके अभिनव भारत 1899 में सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, एक जिमखाना स्टार्ट हुआ था, उसका अभी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। फिर बाद में जाके वो अभिनव व्यायामशाला समिति। जी सर। तो इसमें वो लोग क्या करते थे कि बाहर से तो दिखाते थे कि ये जिमखाना है, लेकिन अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते थे वहाँ से, लोगों को जागृत करते थे कि ये चीज़ें करनी है। बाद में वो अभिनव भारत के रूप में 1902 में आया, फिर 1905 में बंगाल में सर अनुशीलन समिति। कौन थे संस्थापक बंगाल में? बंगाल में सर पी मित्रा इसके संस्थापक थे। और जी सर, और मिदनापुर में भी इसका एक ब्रांच था अनुशीलन समिति का। ढाका में भी था? जी सर। ढाका के संस्थापक कौन थे? कृष्णा कुमार, याद कर पा रहा हूँ सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूँगा सर। अच्छा, उस समय कोई क्रांतिकारी अखबार, कोई अखबार जो क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करता था, ना बता सकते हैं एक दो का? जी सर, वंदे मातरम स्टार्ट किया था सर अरविंदो घोष, उसमें एडिटिंग करते थे, और संध्या और काल नाम से भी था सर। चंद्रशेखर आजाद की क्या भूमिका रही है राष्ट्रीय आंदोलन में? चंद्रशेखर आजाद की भूमिका हम उनके बारे में कुछ संक्षेप बता सकते हैं क्या? संक्षेप में बता सकता हूँ कि उन्होंने HRA की स्थापना की, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। 1924 की था। वो भी एक पार्ट थे स्थापना करने में। मेन सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना करी थी। तो 1924 में उन्होंने स्थापना करी। काकोरी कांड में मतलब लीडरशिप उन्होंने दिया था, और फिर जब बाकी लोगों को पकड़ा गया तो चंद्रशेखर आज़ाद उसमें से छूट गए थे, वो बच के निकल जाते थे हमेशा। और फिर आगे चल के उन्होंने अपना नाम हटा के फिर 1928 में दिल्ली के मैदान में जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से उसको इस्टेब्लिश किया। ये सोशलिस्ट वाली जो वर्ड था, ये भगत सिंह ने सब सजेस्ट किया था, क्योंकि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे काफ़ी। जी सर। और बताइए। और फिर चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? फिर आगे चलकर फिर सर ये अपना काम करते रहे, और फिर ये अल्फ्रेड पार्क में जो है किसी की मुखबरी से इन पर घेराव किया गया, और इन्होंने जो 6 गोलियां थी इनकी बंदूक में, उसमें से 5 से तो लड़ाई लड़ी, और लास्ट गोली उन्होंने खुद को, जैसा उनका नाम दिखाता है कि वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद रहना पसंद करे, और अंग्रेजों के हिरासत में आने से अच्छा उन्होंने अपने आप को गोली मारना अच्छा समझा, और इस तरह से वो शहीद हुए। कब हुए शहीद? ये सर शहीद हुए मार्च 1931 में सर। एग्जैक्ट डेट मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहूँगा। ये बताइए सौरभ जी सर, कि कल भारत में अगर आप देखिएगा तो भारत सरकार के द्वारा जी सर इनोवेशन रैंकिंग जी सर शुरू किया, मतलब इनोवेशन रैंकिंग जो है वो जी सर एक तरह से उसका खुलासा किया गया, जी प्रस्तुत किया गया। तो
यूपी का स्थान कौन सा रहा उसमें? पहले ये बताइए, यूनिवर्सल रैंकिंग जो है वो क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? जी सर बता रहे हैं। नीति आयोग अपने स्टेट्स में कंपटीशन बढ़ाने के लिए सर और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ करता है, और इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे इंडिया वाला नीति आयोग करता है, जिसमें अभी इस बार ही कर्नाटक टॉप पे रहा है सर। और इस बार कर्नाटक लगातार टॉप पर है जी, लगातार टॉप पर रहा है। और यूपी की रैंकिंग सर माफ़ कीजिएगा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं एस्टिमेट करना चाहूँगा कि क्या था। तो यूपी शायद सर दूसरे नंबर पे नहीं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर हरियाणा है, मेरा फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड में तो नहीं है वो। जी सर। चलिए सर। सौरभ जी, आपने पहले प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर पद दिया है। जी सर। और दूसरे पर पुलिस उपाधीक्षक। जी सर। तो अगर आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुने जाएंगे, जी सर, तो ऐसे कुछ काम बताइए जिससे कि तहसील बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाएगी। कौन सी ऐसी वरीयता होगी जिसको आप पहले करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सबकी टाइमली अटेंडेंस पे ध्यान दूंगा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल टाइमली आए, ताकि जनता को वेट ना करना पड़े। पहला काम उनका अटेंडेंस अश्योर करूंगा। दूसरा ये कि एक जन सुनवाई पेटिका मैं लगाऊंगा, जिसमें अगर किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो जन सुनवाई के लिए अपनी याचिका डाल पाए, अपनी प्रॉब्लम शिकायत पत्र में डाल पाए। जो ये सब तो पहले से चल रहा है, कुछ नया बताइए। नया मैं सर उन लोगों की जितने ऑफिसर्स हैं उनकी मंथली या फिर 2 वीक पे पखवाड़े में एक बार एक मीटिंग लेना चाहूँगा, जिसमें मैं उनकी सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग कराऊंगा, जिससे वो समाज के जो प्रॉब्लम है उसके लिए सेंसिटिव हों। आदमी जो ऑफिसर होते हैं सर, वो लगातार काम करते करते ये सब चीज़ें भूल जाते हैं जो हम लोग अपने एथिक्स के पेपर पढ़ते हैं। पॉइंट में मतलब संक्षिप्त में बताइए कि केवल नाम लीजिए कि ये फील्ड में हम काम करें। जैसे सर करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो मैं करप्शन रोकने के लिए प्रयास करूंगा सर, और पीपल सेंट्रिक अप्रोच रहे लोगों का, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। एजुकेशन लेवल पे कुछ बताएं। शिक्षा के लिए सर मैं प्राइमरी एजुकेशन पे मेन ध्यान दूंगा, जिसमें एसडीएम की भूमिका तहसील लेवल पर शिक्षा सुधारने में क्या है? अपने तहसील में जितने ब्लॉक्स हैं सर, उन ब्लॉक्स के अंदर जितने भी विद्यालय आते हैं और उन सबों में वहाँ बीएससी और डीआईओएस होते हैं। जी सर। वो सब काम देखते हैं। जी सर। तो फिर एसडीएम क्या करता है? एसडीएम सर और भी जो सरकार के एजुकेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या होता है? माफ़ कीजिएगा सर, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मुझे, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? सर इसके बारे में भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। आपका सब्जेक्ट इतिहास है? जी सर। इतिहास में 2 महान शासकों का नाम लिया जाता है प्राचीन भारत में। जी सर। जिसमें एक हर्षवर्धन है। जी सर। और एक अशोक है। मिडुअल में आकर के अकबर है। जी सर। अगर मान लीजिए अकबर और अशोक में जी सर ये आपसे पूछा जाए कि महान कौन है, तो आप किसको महान रखेंगे? सर मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ और जो सोच पा रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि अपने अपने काल में अकबर और अशोका ने बहुत ही अच्छा काम किया है रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए, और जो भी कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट, उनको एक साथ लाकर और देखा जाए तो देखिए, अगर देखा जाए तो राज्य विस्तार और राज्य को सुदृढ़ करने में जो भूमिका चंद्रगुप्त की रही है, जी सर, वो अशोक की तो नहीं थी। जी सर।
तो फिर हम चंद्रगुप्त को कम महत्व देते हैं और अशोक को कुछ ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? सर यहाँ पे मुझे लगता है वायलेंस और नॉन वायलेंस, मतलब मीन्स वर्सेस जो एंड वाला फॉर्मूला है गांधी जी का, कि हम सेम एंड तक पहुंच सकते हैं अलग अलग मीन्स से। तो अशोका का मीन्स कलिंग युद्ध के बाद, और अकबर का मीन्स जो है शांतिपूर्ण रहा है कुछ हद तक अकबर का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है जी सर, तो आप अशोक के पद चिन्ह पर चलेंगे कि चंद्रगुप्त के? सर मैं अशोक के पोजीशन पर चलना पड़ता है। अशोक तो बहुत ही धम्य में आ जाते हैं और धम्य में अहिंसा की बात करते हैं। जी सर। और मान लीजिए कि अहिंसा के कारण जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप कड़ाई नहीं करेंगे? जी सर, कड़े प्रबंध करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वायलेंट मीन्स का यूज़ कम करना चाहिए। और धार्मिक शिक्षा, और या फिर धार्मिक शिक्षा ना करके नैतिक शिक्षा मैं कहूँगा कि नैतिक भावना को उजागर करने के लिए काम करना चाहिए सर। उससे हृदय परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह से आप अगले आदमी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया भी सर। ठीक है। एथिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है? जी सर, GS 4 पेपर में एथिक्स में जी सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, जी सर, ये क्या है? सर प्रशासन के काम में हमको जिन नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना होता है, ऐसे कुछ मूल्यों का नाम बताइए जिसको बहुत जरूरी होता जी है। सर, हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी, जी सर, ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा कि पहले हम तथ्यों को, फैक्ट्स को एनालाइज करें, फिर डिसीजन ले, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन से कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? जी सर, जैसे कि मेरे पास किसी अगर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी लड़ाई झगड़े का मुद्दा मेरे पास आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के कुछ पॉइंट्स सर, जैसे ऑब्जेक्टिविटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है, और नॉन पार्टीशनशिप हो गया सर। ये सर कुछ बहुत ही मूल बातें हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट, कमिटमेंट, जी सर, कमिटमेंट रहना अपने, कमिटमेंट, जी सर। क्या बताइए सर, अभी आपकी शादी हो गई? जी सर, मैं विवाहित हूँ पिछले 5 साल से। अच्छा जी सर। अच्छा, आप देखिए इधर जो है जी सर, तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी सर, तलाक के केस। आपको क्या कारण लगता है? इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे मेन प्रॉब्लम लगती है, और डायलॉग्स की जगह हम लोग अदर मीन्स का उपयोग कर रहे हैं कि आपस में बातचीत, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और ईगो को भी मैं देखता हूँ, लोग अपनी बातें कह नहीं पाते ईगो की वजह से। तो मैं डायलॉग की कमी को देखता हूँ सर, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कमी को देखता हूँ इसमें, जिसमें अच्छा। जी सर। अच्छा, मान लीजिए आपको ऐसी भूमिका दी जाए कि जहाँ दो पति पत्नी में जो है वो झगड़ा है, तलाक वाली कंडीशन आ रही है, तो आप कैसे उनको समझाने का प्रयास करेंगे? पहले तो मैं उन लोगों का, दोनों लोगों को अलग अलग उन लोगों से बातें करना चाहूँगा, और हर एक पर्सपेक्टिव शादी के समझाना चाहूँगा कि किसी भी 2 पर्सन में मतलब मतभेद हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर। ये ऐसा कोई भी 2 पर्सन नहीं है जिनके हर विचारधारा मिलती हो। अलग अलग मुद्दों पर आप लोगों के विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो ये चीज़ें बाद में सेकेंडरी रह जाएंगी, और आप लोग का प्रेम ही मोस्टली अंत तक रहेगा, जो आप लोग के रिश्ते को बचाएगा। तो इस तरह से मैं उन लोग को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं डायलॉग से, बात करके, और खुद मतलब सेल्फ एनालिसिस से, कि अगला बंदा क्या मेरे को बस टॉर्चर कर रहा है, नहीं समझ रहा, लड़ाई करता है, या फिर वो मेरे से प्रेम भी करता है, मेरा ख्याल भी रखता है। तो वो उन मोमेंट्स को। अच्छा, आपकी नज़र में क्या लगता है कि इसमें ज़्यादातर महिलाएं दोषी होती हैं या पुरुष और महिला का समान योगदान रहता है? तो सर अभी तक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसे वो काम करता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर पुरुषों का,
लेकिन अगर अंततः बात की जाए तो एक पक्ष से कभी लड़ाई शुरू नहीं होती, दोनों का ही बराबर मैं लगभग रोल अच्छा, मानूंगा एक चीज़ सर। और भी देखा गया है, जो हाईली एजुकेटेड हैं जी सर। उनमें ये समस्या ज़्यादा आ रही है। हाईली एजुकेटेड में सर ये एक तो हाईली एजुकेटेड है जो वर्किंग लाइफ जी जी रहे सर। हैं, दोनों वर्किंग लाइफ हैं, उसमें ये समस्या सर ज़्यादा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इनका मेन प्रॉब्लम है। अगर बोथ वर्किंग पीपल हैं तो उनका ज़्यादातर टाइम पब्लिक डीलिंग में जाता है और वो लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं और शाम तक उनका जो पूरे दिन का स्ट्रेस रहता है वो एक दूसरे पर निकलता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। मुझे ये लगता है कि उनको एक दिन हफ्ते में साथ में बिताना चाहिए और योगा और मेडिटेशन का मैं सलाह दूंगा सर। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो ऑफिस मतलब ऑफिस वर्क हो या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो सर, इन सबको मैनेज अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर कोई एक नौकरी करे तो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि अगर भारत को प्रोग्रेस के पाथ पर जाना है तो हमारे 50% जो महिलाएं हैं हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा, उनको भी इसमें बराबर का भागीदारी रहेगा, तभी जो है कि हम लोग डेवलप नेशन की तरफ बढ़ पाएंगे सर। चलिए, आप जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी लिमिटेड में। जी जी सर। अभी एक एनटीपीसी परीक्षा थी, बड़ी विवादित थी, अभी हाल ही की बात है, 3-4 महीने या 5 महीने के अंदर। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं था, वो नॉन टेक्निकल समथिंग करके रेलवे की रिक्रूटमेंट थी सर। जी सर। तो आपने पढ़ा तो उसमें क्या ऐसी समस्या आ गई थी? सर इसमें कुछ परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध था सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी सर। मुझे एज ए लेमैन मुझे नहीं पता हिस्ट्री क्या है। जी सर। तो एज ए लेमैन मुझे बताना होगा तो मैं बताऊंगा कि पहले तो उनसे पूछूंगा कि क्या आप ये जान रहे हैं कि हमारा जो आज हम खाते हैं, पहनते हैं और एक दूसरे के हम लोग कैसे यहाँ तक आए हैं, क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? तो वो बताएंगे अगर जानते हैं तो, और जितना भी जानते हैं तो मैं बोलूँगा कि अपने आज को जानने के लिए आपको अपने पास्ट के को जानना उतना ही जरूरी होता है। अगर आप अपने आज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने मूल को अगर जानना चाहें तो वो हिस्ट्री एक बेस्ट साधन हो सकता है सर। चलिए, अच्छा, इसमें प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक दो होते हैं। जी सर। इतिहास, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। जी सर। तीनों में क्या डिफरेंस है? इसमें सर लिखित जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट का होना और ना होना और उसका डिसाइफर किया जाना और ना होना, ये है सर। प्रोटो में प्री में सर हमारे पास स्क्रिप्ट्स ही नहीं होते और प्रोटो में स्क्रिप्ट्स तो होते हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए होते, जैसे कि हड़प्पा कालीन है सर। और बाकी हिस्टोरिकल जहाँ से हम लोग डिसाइफर कर पाए हैं जैसे कि 6th सेंचुरी वाले बुद्ध और जैन के टेक्स्ट सर। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर सर, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो लोग मूलतः पब्लिक की सेवा करने के लिए बने हैं और ये पब्लिक को नहीं जानकारी होती कि ये हमारे ऊपर सेवा करने के लिए बने या राज करने के लिए। तो उनको उनके अधिकार बनाने के लिए हर एक ऑफिस में सिटीजन चार्टर एक्ट के थ्रू ये मैंडेटरी किया गया है कि आप नागरिकों के अधिकार को बताएं और वहाँ पर मेंशन होता है सर हर एक ऑफिस में सिटीजन चार्टर एक बोर्ड पर, जिससे नागरिक जान पाए कि अगर मुझे सुविधा नहीं मिल पा रही है या जैसे मेरे घर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, तो मुझे किस ऑफिसर को कंप्लेंट करना है, ये चीज़ें उनको उनकी अवेयरनेस के लिए सर। ठीक जी सर। ठीक है सौरभ जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जी सर। आप आगमन निगमन सुने हैं? सर मैं इंग्लिश इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव जी सर। क्या है सर? डिडक्टिव अप्रोच किसी चीज़ को मतलब निगेटिव सेंस में दबाने के लिए किया जाता है और इंडक्टिव नए अप्रोच ऐसे हैं जिससे लोगों की चीज़ों को उभारा जा सके। मैं मोटा मोटा इतना समझ पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर।